नमस्कार। इस समय हूँ जिला इटावा में। इटावा का एक संस्थान गिरिराज सिंह पब्लिक स्कूल जो कि एक गांव नंगलाकरण में स्थित है। अगर गांव की बात जब आती है तो कहीं ना कहीं जहन में ये आता है कि गांव में विद्यालय तो किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था होगी, किस तरीके से वहाँ मैनेजमेंट काम करता होगा, किस तरीके से शिक्षक होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक, यहाँ से प्रिंसिपल, जिन्होंने इस विद्यालय की नींव रखी और इसको संचालित कर रहे हैं। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तव में इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था और किस तरीके के माहौल में यहाँ शिक्षा प्रणाली निरंतर चल रही है। प्रिंसिपल साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जय जवान जय किसान को धन्यवाद करूंगा जो आप हमारे यहाँ आए और आपने इस विद्यालय को हमारी बातों को रखने का प्रयास किया। मैं 2008-9 की बात है, जब से ये विद्यालय के बारे में मैं सोच रहा था। स, उस समय जब मैं हाई स्कूल इंटर में खुद कर रहा था, स्वतः कर रहा था, तो हमने देखा कि यहाँ विद्यालय की व्यवस्था उचित नहीं। देखते थे कि लोग 20-20 किलोमीटर इटावा जाते थे। ग्रामीण एरिया था तो यहाँ पर लोगों का रहना, उठना बैठना जो कि इटावा से कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। तो हम उस समय एक चैनल चलता था, उस पे एक बहुत बढ़िया बात आती थी दूरदर्शन चैनल पे, कि जो रास्ते शहर से गांव की तरफ जाते हैं वही रास्ते शहर से गांव की तरफ भी आते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना जो विद्यालय शहर में चलते हैं वैसे ही विद्यालय की नींव अपने गांव में रखी जाए, और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 2021 में हमने अपनी संस्था की नींव रखी। जी। और सब हमारा उद्देश्य है कि जो शिक्षा व्यवस्था, ना कि इटावा में, जो कि कानपुर में, दिल्ली में, आगरा में, बड़े-बड़े शहरों में जो शिक्षा व्यवस्था चलाई जा रही है, जिस सिस्टम से हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं एबकस क्लासेस चलाई जाती हैं और भी बेहतरीन फैकल्टी जो तरीके से कंपटीशन का माहौल बना रखा है, चीज़ें बदल गई हैं, पहले कुछ और होता था, अब कुछ और हो गया है। तो कंपटीशन कंप्लीट करें बच्चों को, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, उनको फ़ॉलो अप करें। ऐसी सोच के साथ इस विद्यालय की नींव रखी गई। आफ्टर कोविड विद्यालय की शुरुआत हुई, तो जो कोविड के स्टूडेंट आपको मिले होंगे, उस समय एजुकेशन का उनका स्टैंडर्ड क्या था? जब यकीन मानिए, जब मैंने ये विद्यालय खोला और कोविड के बाद जब मैंने यहाँ पे रखा, तो मेरा सारा स्टाफ, जो कि हम पहले दिन से इटावा से लेके आए थे, सारे दोस्त ही थे, मित्रगण थे। एक परिवार के तौर पे हमने इस विद्यालय का आरंभ किया था। तो वो सारे लोग बड़े डरे हुए थे कि सर, इन बच्चों को कैसे मैनेज करा जा सकता है। बच्चे सारा कुछ भूल चुके थे, बच्चों को खेलना, उनको ड्रेस में मेंटेन करना, क्योंकि उनको ये बच्चों की गलती नहीं थी। एक्चुअल में वो कोविड का समय इतना खतरनाक था, पूरी, ना कि भारत ही, पूरी दुनिया ने वो समय देखा, जो कि बहुत ही खतरनाक और भयावह था। अ, बच्चे जब आए तो हम सब लोगों को भी डर लगा कि भारत देश का भविष्य कितना भयावह हो सकता है। बच्चों को ये समझ लो कि वर्णमाला नहीं आती थी, एबीसीडी तलक समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन हमारा विद्यालय परिवार, जिसने बहुत अच्छे से मेहनत करी, एक परिवार के साथ में पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा। हम लोगों ने डोर टू डोर कन्विंस किया और बच्चों को, अभिभावक को और विद्यालय परिवार को, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके प्रयास किया, तो आज कहीं न कहीं विद्यालय बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे पा रहा है। जी। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानव जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात बोली थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आती है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षा को पढ़ रहा है, शिक्षा को समझ रहा है, केवल वो इस पर्पज़ से नहीं पढ़ रहा है कि हमको दिखाना है। अगर वो ये फ़ील करके पढ़ रहा है कि हमको पढ़ना है और कल अपना भविष्य सुधारना है। अगर आजकल के सारे अभिभावक इस चीज़ को समझ जाएँ कि बच्चे को सिर्फ़ पढ़ाना है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। शिक्षा, फिर वही बात पे आ जाते हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा ज़रूर। आपने देखा कि हिंदुस्तान पे, भारत पे वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है।
भारतीय संस्कृति के बच्चे भारतीय संस्कृति संस्कारों को भूल रहे हैं और कहीं न कहीं वो सब वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा। उस परिवेश में संस्थान, आप, मैनेजमेंट क्या प्रयास कर? जी। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि शिक्षा वेस्टर्न कल्चर मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, बट अगर आप देखें वेस्टर्न कल्चर इंग्लिश मीडियम बात आती है, फिर वही बात आ गई इंग्लिश मीडियम या वेस्टर्न कल्चर जो है वो बहुत एक शब्द जो पश्चिमी सभ्यता जिसको बोल सकते हैं। वेस्टर्न कल्चर अगर हम लोग देखें जैसे सुबह अगर जब विद्यालय स्टार्ट होता है तो हम लोग गायत्री मंत्र करवाते हैं, जो कि हिंदुस्तान सभ्यता का परिचय रहा है और उसके बाद में हम लोग अपने पेरेंट्स को या बच्चों को ये सारी चीज़ें बताते हैं, बच्चों को भी ये हम बताते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर बताते हैं, टीचर्स लोग बताते हैं, जैसे कि बच्चों से बोला जाता है कि सुप्रभात घर पे बोल के आएँ, बड़े बुजुर्गों के पैर छू के आएँ और जब यहाँ से जाने के बाद में ऐसा हम लोग दोनों चीज़ों को फ़ॉलो अप देते हैं। जैसे कि बच्चों से ये भी बोलते हैं कि भाई अगर जो गर्ल्स हैं वो अपना सुबह मम्मी-पापा को गुड मॉर्निंग बोलें, बॉयज़ हैं अपने मम्मी-पापा के पैर छू के आएँ, चरण स्पर्श करके आएँ, जो कि हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता को बहुत बढ़ावा देता है। कुछ विद्यालय कुछ जगह ऐसा हो रहा है जहाँ वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, बट ये विद्यालय हमेशा हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी संस्कृति को बढ़ावा देता है और इसी तरीके से हम और हमारा विद्यालय परिषद इस चीज़ पे कार्यरत हैं। 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से नए सेशन की शुरुआत हुई है। तो इस बार संस्थान ने क्या-क्या डेवलपमेंट बदलाव करे? जो चीज़ें उस समय थीं यानी कि 2018, 19, 20 में जब संस्थान खोला गया था, इस बार भी पिछली बार हम लोगों का रेडियस था 5 किलोमीटर का, यानी कि हम लोगों का रेडियस बहुत कम दायरे में था। इस बार हम लोगों ने अपने रेडियस को बढ़ा के 7 से 8 किलोमीटर का दायरा किया है। सबसे पहला हम लोगों का अचीवमेंट तो यही रहा कि अब की बार हम लोगों का रेडियस बढ़ा है। दूसरा क्या हम लोगों के यहाँ आरओ पानी की व्यवस्था हो गई है। हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सारे बच्चों को मॉनिटर्ड करते हैं। विद्यालय जब प्रेयर हो जाती है तो विद्यालय का मेन गेट को बंद कर दिया जाता है और वहाँ से जिससे कि छोटे बच्चे या और बच्चों को निकलने में या कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उनका छोटा-सा डोर खोल दिया जाता है पेरेंट्स के लिए और बाकायदा छोटे बच्चे जो हमारे यहाँ हैं, जैसे वन एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, उनके लिए हम लोगों ने आया की व्यवस्था कर रखी है। बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस नहीं करते हैं। इससे हम इन चीज़ों पे थोड़ी छोटी-छोटी बातों पे पूर्णतः ध्यान देते हैं। आखिरी सवाल आपसे है, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, ऐसा क्या संदेश उनको देना चाहते हैं कि नए लोग भी आपके साथ जुड़ें? जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारी नज़र में है, आपने ये पूछा है। अच्छा आप एक बात समझिए जैसे कि यहाँ से बच्चे 15 किलोमीटर जाते हैं सुबह इटावा के लिए। यहाँ से इटावा के लिए जब बच्चे निकलते हैं तो बच्चे 6 बजे तकरीबन गाड़ियाँ हॉर्न लगाने लगती हैं और बच्चे 5 बजे उठ जाते हैं। 6 बजे जब बच्चे गाड़ियाँ हॉर्न लगाती हैं और बच्चे जाते-जाते पूरा क्षेत्र घूमते-घूमते विद्यालय 9 बजे पहुँचते हैं। आप उसके बाद में फिर 12 बजे से बच्चे वहाँ से फिर निकल जाते हैं और 12 बजे से 3 साढ़े 3 बजे ऐसी धूप में बच्चे आते हैं। हम और आप यकीन मानिए अ, आप ही और हम लोग सब लोग इस चीज़ को कभी हम लोग गाँव देहात में बारात के लिए निकलते हैं रात में, तो 2 दिन थकान नहीं निकलती है। क्या हम लोग अज़्यूम कर सकते हैं उन बच्चों की मेंटल स्ट्रेंथ को, जो बच्चे डेली 6 घंटे का सफ़र करते हैं, छोटे-छोटे बच्चे, तो जो 6 घंटे का सफ़र करता है, तो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को हम लोग कम करने के लिए हमने जो कार्यरत किया है, हम अपनी गाड़ी को भेजते हैं इटावा के लिए और वहाँ से बेहतरीन स्टाफ को बुलाते हैं। सारे स्टाफ को बीटीसी, बीएड क्वालिफाइड हैं, कॉम्पिटिशन से जुड़े हुए हैं, टेट सीटेट का स्कोर देखते हैं। इसके बाद में अभी एक और एग्ज़ाम चल रहा है पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर उसका परसेंटाइल स्कोर 95% प्लस है, तो वो हमारे विद्यालय में आता है, वही पढ़ाता है। हम लोग कॉम्पिटिशन से जुड़े हुए सारे लोग हैं। तो ये हम लोगों के थोड़े से इस परिपेक्ष पे हम लोग वर्क करते हैं। अब आप खुद सोचिए जो बच्चे 3 घंटे सिर्फ विद्यालय में जाते हों और उसमें से आधा घंटा लंच उनका निकल जाता हो, तो क्या ही पढ़ेंगे और उसके बाद में उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पे क्या वर्क पड़ेगा ऐसी धूप में। तो ये विद्यालय में ये फ़ायदा होता है कि बच्चे 5 किलोमीटर की रेडियस से आते हैं और अपने घर पे बड़े आराम से पहुँच जाते हैं। हम लोग एक काम और करे हैं, जो बड़े बच्चे हैं
या सेकंड क्लास तक के, सेकंड क्लास से ऊपर उनके लिए हम लोग 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं और छोटे बच्चों को 1 घंटे पहले छोड़ देते हैं, जिससे वो अगले दिन पेरेंट्स को वो घर से आने में परेशानी ना हो। एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है, जैसे कि गाँव में गली जो है वो बहुत छोटी-छोटी है, वहाँ पर जो इटावा से गाड़ियाँ आती हैं, वो बस आती हैं और सबसे बड़ी समस्या है कहीं जानवर होते हैं, कहीं कुत्ते होते हैं, तो बीच गाँव से बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो हम लोगों ने छोटी-छोटी वैन हायर कर रखी हैं, जो बच्चे के घर के सामने जाती हैं और बच्चों को घर से उठाती हैं और घर पे ही छोड़ती हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब बच्चों को उनके घर के सामने से उठाया जाता है और उनके घर के सामने ही छोड़ा जाता है, तो बच्चे जो घर से गाँव में निकल के मेन रोड पे आते हैं, वो भी समस्या का समाधान हमने पेरेंट्स को दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। हमारी तरफ से भी आपको विद्यालय परिवार को नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद। चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे विद्यालय में आए और हमारी बात को सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।